वंस अगेन यू आर वेलकम। बेटा, अपना चैप्टर थर्ड कंटिन्यूअस है, अंतिम चरण में है। इस चैप्टर के बिल्कुल अंतिम चरण में है नियोजित विकास की राजनीति। और टुडेज टॉपिक इज नीति आयोग। नीति आयोग के बारे में बात करने से पहले इसका थोड़ा सा हम एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लें कि इससे पहले नीति आयोग से पहले क्या था। कोई ये नई चीज तो नहीं है, इससे पहले भी तो कोई इस नीति आयोग से पहले कोई काम कर रहा होगा देश में। हम आपको पहले बता चले हैं कि हमारे देश के जो सामने दो विकल्प थे जब अपना देश आजाद हुआ। एक तो हम सोवियत रूस के मॉडल को अपना सकते थे, ठीक है ना, जो निजीकरण के अगेंस्ट में था, प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट में था। दूसरा मॉडल एक सोवियत रूस के दूसरी तरफ था ताकतवर देश यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या यूरोपियन देशों का मॉडल, जिसमें प्राइवेटाइजेशन को ज्यादा मार्केट, ओपन मार्केट इकोनॉमी की बात करते थे। लेकिन हमारे देश ने एक मिक्स्ड इकोनॉमी की बात की, मिक्स आर्थिक व्यवस्था, ठीक है ना। और मिश्रित आर्थिक व्यवस्था क्या है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस टॉपिक, ठीक है ना। हमने इससे पहले वाले टॉपिक में फूड सिक्योरिटी, फूड क्राइसिस और ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में बात की। और उससे पहले हमने आपके प्राइवेट सेक्टर वर्सेस पब्लिक सेक्टर के बारे में बात की, एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में बात की। तो ये तो रहा आपका एक बेस इस चैप्टर तक पहुंचने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि हमने नीति आयोग से पहले हमारे देश में नीति आयोग किसका सक्सेसर है, किसका उत्तराधिकारी है, इससे पहले कौन था। नीति आयोग से पहले कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो रही होगी। नीति आयोग से पहले प्लानिंग कमीशन था, और प्लानिंग कमीशन का जो मॉडल है ये सोवियत रूस का मॉडल है, ठीक है ना। सोवियत रूस में 5 ईयर प्लान का प्रोजेक्ट एक सपना था जो जिसको वो अडॉप्ट किए हुए थे। तो वहां से हमने नीति प्लानिंग कमीशन को लिया, और प्लानिंग कमीशन देश के कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने के साथ ही देश में प्लानिंग कमीशन भी लागू हो गया, ठीक है ना। और पहला जो प्लानिंग कमीशन है, पहली जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है, उसके अंदर हमने जो कृषि विकास के ऊपर जोर दिया। सेकंड 5 ईयर प्लान के अंदर हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर जोर दिया। अब बात ये उठती है कि हम इसको नीति आयोग को क्यों लेके आए, जब प्लानिंग कमीशन तो हमारे देश में था ही पहले, इट वाज वर्किंग। तो समय के अनुसार परिस्थितियों, बदलती हुई परिस्थितियों के अंदर, देश के अंदर जैसे जैसे ये बात करें हम 1950 एंड ऑनवर्ड्स, तो इतने समय में ये इररिलेवेंट होता गया। जो आपके देश में प्लानिंग कमीशन था, योजना आयोग, वो वक्त के हिसाब से, बदलती हुई परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को बदला नहीं, और फिर ये इररिलेवेंट हो गया, इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा नहीं रहा। और इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में आप बात करें तो देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी भी, जो कि कांग्रेस की सरकारी प्लानिंग कमीशन को लेके आई थी, और उन्होंने ही इसका जमकर बुराइयां की। चाहे उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया कि प्लानिंग कमीशन इज अ बंच ऑफ जोकर्स, यहाँ पर जोकर्स बैठते हैं यहाँ पर। और फिर उन्हीं की केंद्रीय सरकार के एक मंत्री कमलनाथ ने भी इनके बारे में कहा कि भाई प्लानिंग कमीशन ये एक आर्म्ड चेयर एडवाइजर है, ठीक है ना। यानी कि बैठे हुए काम करते हैं, धरातल पे उन पॉलिसीज का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, कितनी ग्राउंड में काम कर रही है, वो कुछ प्लानिंग कमीशन उसमें कोई सफल नहीं हुआ। तो वक्त वक्त के पर इनकी प्लानिंग कमीशन की बुराइयां की जाती रही। और इसी दिशा में जब व्हेन द आज इनकमेंट गवर्नमेंट के जो प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी, व्हाइल ही वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, तब भी वो प्लानिंग कमीशन के बारे में उन्होंने कहा कि इसमें ट्रांसफॉर्मेशन की आवश्यकता है, जरूरत है इसमें बदलाव करने की। एंड व्हेन ही देश के जब वो प्रधानमंत्री बने,
व्हेन ही sworn एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो पहला काम जब मई 2014 की बात करें हम, मई 2014 में while he became the प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो मई में वो देश के प्रधानमंत्री बने। दिसंबर के अंदर, दिसंबर 2014 में उन्होंने एक सभी चीफ मिनिस्टर्स की मीटिंग बुलाई और एट दैट टाइम ही हैज डिसाइडेड आफ्टर ड्यू कंसल्टेशन विद द स्टेट्स, सभी स्टेट्स के साथ में बात करके कि भाई एक देश के अंदर हम प्लानिंग कमीशन की जगह एक नीति आयोग लेके आ रहे हैं। तो ये नीति आयोग है, ठीक है ना। नीति आयोग कैसे प्लानिंग कमीशन से डिफरेंट था वो भी बात करेंगे। नीति आयोग को देख लेते हैं, फिर कंपैरिजन भी कर लेंगे। नीति आयोग जैसे कि नाम है नीति, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो इंडिया को ट्रांसफॉर्म करेगी, नए पर लगाएगी, नई पंख लगाएगी, ताकि इंडिया प्रोग्रेस के रास्ते पे उड़ सके, ठीक है ना, फ्लाई कर सकते, विकास हो, इसके लिए इसने काम करना था, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान के नाम से इसको हिंदी में बोला जाता है, राइट, यहां तक समझ गए। अब ये भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है, नई इंस्टीट्यूशन है, जिसका गठन 1 जनवरी 2015 में हुआ। दिसंबर में सभी चीफ मिनिस्टर्स को बुलाया गया, डिस्कशन हुआ और 1 जनवरी को ही इसका गठन हो गया। अब 1 जनवरी को गठन होने के बाद में देखते हैं इसमें कौन कौन मेंबर्स हैं, किस तरह से इसका चेयरपर्सन का कौन चेयरपर्सन होगा, मेंबर्स कैसे होंगे, वो सब के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्लानिंग कमीशन बेसिकली ये एक थिंक टैंक के रूप में काम करेगा। थिंक टैंक का मतलब इसमें जो प्लानिंग कमीशन के जो मेंबर्स होंगे, सदस्य होंगे, वो देश के भविष्य के बारे में सोचते हुए देश को कैसे आप प्रोग्रेस की राह पे ले जा सकते हो, उसके लिए प्लानिंग करेंगे। दे विल बी द एक्सपर्ट्स इन दैट पार्टिकुलर फील्ड। वो इस काम के अंदर विशेषज्ञ हैं, उनको इनकी जानकारी है। हकीकत के साथ में रूबरू होते हुए, हकीकत के सामने रूबरू मतलब अगर इसको बात को समझने की कोशिश करें हम, तो हमारे देश के अंदर करंटली देयर आर 28 स्टेट एंड द 8 यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, 28 राज्य और 28 केंद्र शासित प्रदेश है। अब 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आज के दिन विभिन्न एक फेज से गुजर रहे हैं प्रोग्रेस के। कुछ राज्य ऐसे हैं जो डेवलप्ड हो चुके हैं लगभग, जैसे हम बात करें हरियाणा, पंजाब या फिर केरल की बात कर लेते हैं, ये एक विकसित राज्य के रूप में लिया जा सकता है। बहुत सारे विकासशील राज्य हैं, डेवलपिंग है, एंड देयर आर द स्टेट्स इन इंडिया विच कैन बी कंसिडर अंडर डेवलप, उनका विकास नहीं हुआ है, बीमारू स्टेट के नाम से, जिनको बार बार मीडिया के अंदर कहा जाता है। तो ये अब इन सभी को लेकर अगर हम एक ही पॉलिसी बनाएं, क्योंकि अलग अलग फेसेस में है, प्रोग्रेस के मैनर्स, प्रोग्रेस की स्टेजेस पे है, अलग अलग की स्टेजेस पे, और सबके लिए एक पॉलिसी बना के चलना अपने आप में एक ज्यादती हो जाएगी। सबको बराबर एक मतलब सब स्टेट्स की अपनी अलग अलग समस्याएं हैं। कहीं पे इंडस्ट्रियलाइजेशन को ऊपर ले जाने के स्कोप ज्यादा है, कोई एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है किसी स्टेट की इकोनॉमी। तो सब स्टेट्स के लिए एक नजरिए से देखकर और प्रोग्रेस की आप उम्मीद करना दैट मे नॉट बी द पॉसिबिलिटी। इसके लिए कोई खास आप अच्छे परिणाम निकलने की पॉसिबिलिटीज कम हो जाती है, ठीक है ना। तो यही नीति आयोग ने किया। नीति आयोग जो कि सोचना था योजना आयोग का, उसके विपरीत इन्होंने सभी स्टेट के साथ में कंसल्टेशन करना जरूरी समझा। और योजना आयोग में ऐसा नहीं होता था। योजना आयोग की उस समय के तत्कालीन चीफ मिनिस्टर्स, जयललिता की बात करो चाहे तमिलनाडु की, उन्होंने कहा कि योजना आयोग हमें दिल्ली बुलाता है और इसका दिल्ली बुलाने का पर्पस कि हमें पैसे कैसे खर्च करना है ये बताने के लिए। तो कहने का मतलब कुछ तो कमियां रही होगी सभी की तरफ से। इवन जिस कांग्रेस पार्टी ने आप कह सकते हो योजना आयोग का गठन किया, उसके प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, जो किसी काल में प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, या केंद्रीय मंत्री की तरफ से, या फिर विपक्ष के अलग अलग पार्टियों की तरफ से
इसके बारे में कहा जाने लगा। तो अब हम समझ लेते हैं कि नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं। ये जो इसके जो सदस्य हैं वो अलग अलग विभिन्न फील्ड्स के आयोग के अंदर हम इनवाइट भी कर सकते हैं। किनको इनवाइट करने वाले हैं नीति आयोग में? हम किसको इनवाइट करने वाले हैं? हम इनवाइट कर सकते हैं रिसर्चर्स को यूनिवर्सिटी से। हम दूसरे देश से भी एक्सपर्ट की सलाह ले सकते हैं जो विकसित डेवलप्ड स्टेट है, ठीक है ना। तो टेक्नोलॉजिकल काफी इंपॉर्टेंस है इसमें। तकनीक, रिलेवेंट टेक्निक जो हमको प्रासंगिक लगे, हमारे लिए जो तकनीक प्रौद्योगिकी है जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है उसको ध्यान में रख के कुछ टेक्निकल एक्सपर्ट्स को रखा गया। वो बताएंगे किस स्टेट में किस तरह की टेक्नोलॉजी, और साथ में कोलैबोरेशन रहेगा, कंसल्टेशन रहेगा स्टेट के साथ में। जो नीति आयोग के जो मेंबर्स हैं वो देखने वाले हैं कि जो प्लान्स उन्होंने बनाई है हाउ इट इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड इन द रिस्पेक्टिव स्टेट्स एंड दे विल मॉनिटर्स, ठीक है ना। वो देखभाल करने वाले हैं कि क्या रिजल्ट आ रहे हैं। तो दिस इज हाउ योर नीति आयोग या प्लानिंग, आपकी जो नीति आयोग कैसे काम कर रहा था। थिंक टैंक थे और इसमें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय आयात कौन कौन सी चीजें, आपको दूसरे देश से भी अगर हमको प्रोग्रेस करने के लिए कुछ आयात करना पड़ता है या किसी स्टेट को दूसरे स्टेट से कुछ आयात करने की जरूरत पड़ती है, देश के भीतर साथ ही अन्य देशों की बेहतरीन पद्धतियों का प्रसार। सपोज करो कोई और देश, अच्छा मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, विकास कर रहा है, तो उसकी पद्धति, उसने कौन सी टेक्निक को अपनाया, कैसे वो प्रोग्रेस की तरफ गया, जो हमारे साथ में आजाद हुए कैसे विकसित हो गए। तो हम इसमें हमको वो सब अपनाने से भी कोई झिझक नहीं थी। अब हम बात कर लेते हैं इसके गठन के मेंबर्स कौन कौन रहने वाले हैं। नीति आयोग के सदस्यों के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले तो प्लानिंग कमीशन में भी यही था और नीति आयोग के अंदर भी सेम है कि प्लानिंग कमीशन भी यही बात करता था कि जो प्लानिंग कमीशन का जो चेयरमैन होगा योजना आयोग का, जो इससे पहले था 1 जनवरी 2015 से पहले प्लानिंग कमीशन का जो चेयरमैन है, चेयरपर्सन है, वो जो भी उस समय में प्रधानमंत्री होंगे वो होंगे। नीति आयोग में भी प्रधानमंत्री हैं। तो आजकल आपके कार्यपालक कौन है? नरेंद्र मोदी, वो अध्यक्ष है, वो चेयरपर्सन है इसके। यानी कि जो नीति आयोग का अध्यक्ष वही होगा जो तत्कालीन या उस समय जो प्रधानमंत्री होगा। आप क्योंकि नरेंद्र मोदी जी हैं तो आज हम उसी की बात करेंगे, राइट। और फिर एक सबसे अहम पद होता है इसमें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। आजकल अमिताभ कांत है जो एग्जीक्यूट करने वाले हैं प्लान को, वो अमिताभ कांत है। नीति आयोग के बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर्स भी हैं और भी सदस्य हैं जिनके बारे में बात कर लेते हैं। चाहे विवेक देवराय की बात करें, वीके सारस्वत, रमेश चंद्र और या फिर विनोद पाल, ये सभी अपने अपने एक्सपर्ट हैं फील्ड के अंदर, इनकी सेवाएं नीति आयोग ले रहा है, ठीक है ना। गठन जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं, जनवरी 2015 में हुआ। इससे पहले योजना आयोग हुआ करता था, ये भी हम बात कर चुके हैं। और इसकी पृष्ठभूमि कैसे रखी गई? सकारात्मक सोच के साथ, इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट निकले। साथ में जो भी हम अपना रहे हैं वो भारत के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं। हो सकता है कोई बहुत सारे देश हो जो देश प्रोग्रेस कर गए, लेकिन उनकी कहीं हमसे समानताएं देखेंगे क्या? वो उनके यहाँ पे जो प्रोग्रेस की जो पद्धतियां अपनाई गई हैं, वेदर दे आर रिलेवेंट विद अस, हमारे देश के साथ में प्रासंगिक हैं क्या? तो अपने देश के परिप्रेक्ष्य में देखने वाले, अपने देश के कॉन्टेक्स्ट में देख के बात करने वाले, ठीक है ना। तो वही मॉडल हम भारत के अंदर अंधाधुंध कोई मॉडल नहीं अपनाने वाले हैं, ठीक है ना। प्रोग्रेस के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कोई अंधाधुंध मॉडल प्रत्यारोपित नहीं करने वाले। हम रिलेवेंट मॉडल प्रत्यारोपित करेंगे जो हमारे लिए प्रासंगिक हो, ठीक है। तो ये एक थिंक टैंक के रूप में सर्व करेगा और इसके जो मेंबर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं विभिन्न फील्ड के अंदर, वो मॉनिटर करेंगे। एग्जीक्यूट होने के बाद में जो पॉलिसीज होगी वो मॉनिटर करेंगे और हर एक स्टेट्स के साथ में इन्वॉल्व करके, क्योंकि आप जैसा कि जानते हो इसका जो गवर्निंग काउंसिल है, जो
के मेंबर्स सभी स्टेट्स होने वाले हैं, ठीक है ना। ये आपने नहीं बोला है, जो नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल के मेंबर सारे आपके 28 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी। अब इनका रिप्रेजेंटेशन कौन करने वाला है बेटा? इसका रिप्रेजेंट आयोग जब भी इसकी बैठक बुलाएगा, नीति आयोग की बैठक में स्टेट रिस्पेक्टिव स्टेट के चीफ मिनिस्टर आएंगे, जहां पे चीफ मिनिस्टर है, और यूटीज है जहां पे यूनियन टेरिटरी में चीफ मिनिस्टर है, वहां से यूनियन टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर आएंगे। दिल्ली की बात करें या पुडुचेरी की बात करें, जो अन्य आपके केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरीज है जहां पे चीफ मिनिस्टर नहीं है, तो वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर, इस लेफ्टिनेंट गवर्नर या आप कहीं उप राज्यपाल इसके जो मीटिंग्स होगी उनको अटेंड करेंगे। इनका सपना क्या है, कैसे वो काम करने वाले हैं, इसके उद्देश्य क्या है, वो भी बात करेंगे लेकिन नेक्स्ट वाले टॉपिक में। लेकिन आप ये बात याद रखिए कि इनका सोचना था कि बेसिकली इट वाज अ थिंक टैंक ऑफ पॉलिसी मेकिंग। पाइवेटल रोल क्या था? पॉलिसी मेकिंग एंड वर्किंग क्लोजली विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, वर्क क्लोजली विद द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ काम करने वाली है, और नीति आयोग के जो एक्सपर्ट्स हैं एग्जीक्यूट करेंगे प्लानिंग को, और उसके परिणामों को मॉनिटर भी करेंगे, हाउ द पॉलिसीज आर गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड, राइट। तो दिस इज हाउ कंपोजिशन ऑफ नीति आयोग इज वर्किंग, ठीक है ना। अब नीति आयोग मतलब का सोचना है कि बात एक तरफा नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब केंद्र सरकार अपनी पॉलिसी थोप दे हम पर, नीति आयोग बोलता है हम ऐसा नहीं चाहते, बिकॉज भारत एक संघ है। संघ का मतलब एक गठजोड़ है, गठजोड़ के अंदर यूनियन के साथ में, इस यूनियन में स्टेट भी शामिल है, और स्टेट के साथ अगर भारत के जो नीति आयोग का सोचना है, नीति आयोग का मतलब देश के प्रधानमंत्री का सोचना है कि अगर आपके देश के राज्य सशक्त होंगे, राज्य स्ट्रांग होंगे, राज्य पावरफुल होंगे, राज्य विकसित होंगे, तो देश अपने आप विकसित हो जाएगा। नीति आयोग यह भी सोचता है कि राज्यों के सशक्त होने के लिए, क्योंकि हमारी देश की ज्यादातर पॉपुलेशन ग्रामीण प्रदेश में रहती है, ठीक है ना, तो कोई भी देश के अंदर विकास लाना चाहते हो आप, तो सबसे पहला आप नीचे से ऊपर की तरफ चल रहे हैं। जबकि प्लानिंग कमीशन क्या करता था? ऊपर से नीचे चलता था, राइट। लेकिन नीति आयोग कैसे चलता है? नीचे से ऊपर जा रहा है। नीचे से ऊपर का मतलब विलेजेस से चलना शुरू करता है। अपनी जो चाल इसकी शुरू होने वाली गांव से शुरू करेगा, या में गांव के अंदर प्रोग्रेस, इंडस्ट्रियलाइजेशन, लघु उद्योग, या गांव के ग्रामीण इलाकों में जो आपके हथकरघा उद्योग, हाथों से हैंडीक्राफ्ट्स का जो काम है, या फिर एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के ऊपर काम, नीति आयोग इनके लिए प्लानिंग करना। फिर पूरे देश का विकास, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ। और प्लानिंग कमीशन ने कभी स्टेट्स के कंसल्टेशन किया ही नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्लानिंग कमीशन की ड्रॉबैक, स्टेट राज्यों से कोई बातचीत नहीं करना, जितने पैसे आए उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देना, लेकिन राज्य कहाँ पे खर्च हो रहा है, कहाँ पर किसकी रिक्वायरमेंट है, उसके बारे में ड्रॉबैक थे नीति प्लानिंग कमीशन के। और जैसे ही 1990 के बाद में और ज्यादा ये इरिलेवेंट हो गया। 1990 से पहले तो जब तक लाइसेंस राज था तब तक तो काम कर रहा था अच्छा, लेकिन 1990 के बाद में काफी उसकी इंपॉर्टेंस कम होती गई, ठीक है ना। तो आज के टॉपिक में मुझे लगता है कि आप इतना ही याद कर लोगे तो दैट इज मोर देन इनफ। और उसके बाद में नीति आयोग के उद्देश्य के बारे में बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, ठीक है। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। स्टे होम, थैंक यू।